हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा BBCCT 1 to 7 का इम्यूनोलॉजी वाला सब्जेक्ट जो है उसका जून 23 का पेपर फर्स्ट, मतलब जून 23 का पेपर। मेरे चैनल पे ये वाला जो पेपर है, ये जो सब्जेक्ट है BBCCT, दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सब्जेक्ट, बट येस वी हैव डन द सिमिलर सब्जेक्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड दैट ऑल्सो फॉर इग्नू सिलेबस। तो उसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन, दैट इज BZYET। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। प्लस देर आर सो मेनी लेक्चर्स ऑफ इम्यूनोलॉजी, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट प्लेलिस्ट एज वेल। क्योंकि बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो सेम हैं, सिमिलर हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ। सो आई थिंक यू विल फाइंड दैट यूजफुल। तो आते हैं बेटा पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू शो द हेमाटोपोइसिस एंड डिस्क्राइब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन बोन मैरो। ब्लड सेल्स कैसे बनते हैं बोन मैरो में। तो सबसे पहले बेटा अगर बात करें हेमाटोपोइसिस की, हेमाटोपोइसिस का मतलब ही क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। और अगर हम बात कर रहे हैं ब्लड की, तो ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, लाइक RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, WBCs की भी अगर बात करें तो WBC को बेटा हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ग्रैन्यूलोसाइट और ए ग्रैन्यूलोसाइट। ग्रैन्यूलोसाइट, ग्रैन्यूलोसाइट्स में वो होते हैं जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। और जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, वो आ जाते हैं ए ग्रैन्यूलोसाइट में। तो बेटा ये जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स है, ये है हेमेटोपोइसिस। जो स्टार्टिंग सेल है, जो प्रोजेनाइटर सेल होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेनाइटर सेल, जिससे सारी सेल्स बन रही है, उसको बोलते हैं बेटा HSC, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल। ठीक है, तो अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें, डायग्राम की बात करें, सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल, जिसको HSC भी बोलते हैं। इससे दो मेन सीरीज बनेंगी, या तो माइलॉइड सीरीज होगी या फिर लिम्फोइड सीरीज होगी। माइलॉइड सीरीज जो है वो आगे जाके अराइज करती है माइलॉइड्स को। माइलॉइड्स मतलब जिसके अंदर हमारे आ जाते हैं RBCs, प्लेटलेट्स और हमारे बाकी के WBCs एक्सेप्ट लिम्फोसाइट। जो लिम्फोइड सीरीज है, लिम्फोइड सीरीज से बनेंगे बेटा सिर्फ और सिर्फ लिम्फोसाइट, जो कि अपने आप में भी देयर आर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये है हेमाटोपोइसिस। हेमाटोपोइसिस के अंदर हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल, उसके बाद माइलॉइड स्टेम सेल, लिम्फोइड। लिम्फोइड के अंदर हमारे पास लिम्फोब्लास्ट आता है, एंड फाइनली जो मैच्योर सेल्स होते हैं वो होते हैं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। एक चीज़ बता दूं बेटा, आपके सिलेबस के हिसाब से, आपके कोर्स के हिसाब से आपको इसके बीच के वेरिएशंस नहीं करने। अदरवाइज ये ऐसा नहीं होता कि लिम्फोइड से एक लिम्फोब्लास्ट बना और उससे 3 टाइप के सेल बन गए। नो, इसके बीच में भी बहुत सारे इमेच्योर स्टेजेस होते हैं, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो इसलिए आपको वो करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें माइलॉइड सीरीज की, तो माइलॉइड के अंदर मेगा कैरियोब्लास्ट इज अ प्रिकर्सर जो बनाता है मेगा कैरियोसाइट एंड फाइनली फॉर्म्स प्लेटलेट्स। उसके अलावा RBC, जिसको हम इराइथ्रोसाइट बोलते हैं, उसकी बेटा इमेच्योर स्टेज होती है। इराइथ्रोसाइट जो है वो मेच्योर स्टेट है। आपको पता होगा कि RBC में न्यूक्लियस नहीं होता, दैट इज इराइथ्रोसाइट। लेकिन उससे पहले की जो इमेच्योर स्टेट है, रेटिकुलोसाइट, वहां तक न्यूक्लियस होता है। और इसका जो बिगनर स्टेट है वो है प्रोएराइथोब्लास्ट। ठीक है, उसी तरह WBCs का प्रिकर्सर होगा माइलोब्लास्ट, जिससे बनेंगे ओस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, और मोनोब्लास्ट से बनेंगे मोनोसाइट्स। ठीक है, सो अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें, ऑल ब्लड सेल्स जो होते हैं वो रेड बोन मैरो में ओरिजिनेट होते हैं। एक ही टाइप के सेल से, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल। इसीलिए हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल को हम बोल सकते हैं कि ये प्लूरीपोटेंट सेल है। प्लूरीपोटेंट सेल का मतलब होता है जो मल्टीपल सेल्स को अराइज कर सकता है। ठीक है, जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है वो डिफरेंशिएट करता है, मल्टीप्लाई करता है और दो प्राइमरी प्रोजेनेटर बनाते हैं, या तो माइलॉइड सीरीज या फिर लिम्फोइड प्रोजेनेटर। जो माइलॉइड प्रोजेनेटर है वो बनाएंगे RBCs, प्लेटलेट्स और WBCs। ठीक है, और जो लिम्फोइड प्रोजेनेटर है वो मेनली बनाएंगे लिम्फोसाइट्स, विच कैन बी बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट या फिर नेचुरल किलर सेल। जो प्रिकर्सर होते हैं, जिनको हम ब्लास्ट बोलते हैं, जैसे हमने बोला माइलोब्लास्ट, इराइथ्रोब्लास्ट, वो डिवाइड करते हैं, मेच्योर होते हैं बोन मैरो के अंदर। वंस फुली मेच्योर, तब वो धीरे धीरे करके ब्लड वेसल, ब्लड फ्लो के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं टू एंटर द जनरल सर्कुलेशन। ठीक है, दिस ऑनगोइंग डेवलपमेंट एंड रिलीज इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड बाय प्रोटीन्स एंड हार्मोन्स। अब ये सेल्स का मेच्योर होके, जब सेल्स मेच्योर होंगे, जब तक सेल्स इमेच्योर फॉर्म में है बेटा, तब तक वो कहाँ पे प्रेजेंट है, बोन मैरो में। ठीक है, उसके बाद जब वो हो जाएंगे मेच्योर, तो मेच्योर होके वो कहाँ एंटर कर जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। लेकिन ये प्रोसेस के लिए कोई तो कंट्रोल करेगा। इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी के हार्मोन्स और कुछ प्रोटीन्स। और हार्मोन में एक हार्मोन का नाम आपको याद रखना है, एराइथ्रोपोइटिन, जो कि कहाँ से प्रोड्यूस होता है, किडनी से। अगर आपको एंडोक्राइन सिस्टम जहाँ आपने पढ़ा हुआ है, अगर वहाँ आपको याद हो, तो आप किडनीज जब पढ़ते हो तो किडनीज में आप पढ़ते हो कि एक हार्मोन रिलीज होता है एराइथ्रोपोइटिन, जो हमारी ब्लड फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बेटा
कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है उसके बारे में, उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, प्लस टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशन टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट पाथवे, क्लासिकल भी हो सकता है, ऑल्टरनेट भी हो सकता है, MAK पाथवे भी हो सकता है। ये सारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो हमने कवर करे हुए हैं, यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ये सब पे शॉर्ट नोट लिखना है, दैट इज मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, डेंड्रिटिक सेल और कीमोसाइट। मैक्रोफेजेस जो है बेटा वो हमारी ब्लड स्ट्रीम के हम कह सकते हैं सबसे लार्जेस्ट सेल है, और इनका सबसे मेन काम होता है फैगोसाइटोसिस करना, मतलब कि जो भी बैक्टीरिया या जो भी सेल है जिसको किल करना है उसको इंगल्फ कर लेना। ठीक है। तो अगर हम बात करें मैक्रोफेजेस की, ये कहाँ से आते हैं? मोनोसाइट से। WBCs कि एक सेल है मोनोसाइट जो कि विच इज़ द लार्जेस्ट WBC। ठीक है। और वो मोनोसाइट बाद में अगर टिश्यू के अंदर या माइग्रेट करके अलग अलग ऑर्गन के अंदर एंटर करेगा तो वो डिफ्रेंशिएट करके बन जाएगा बेटा क्या? मैक्रोफेज। ठीक है। तो मोनोसाइट दैट माइग्रेट इनटू वेरियस टिश्यूज एंड डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स, उसको हम बोलते हैं मैक्रोफेज। मैक्रोफेजेस अलग अलग सेल में अलग अलग नाम होते हैं। फॉर एग्जांपल लिवर के अंदर हम इसको बहुत कॉमनली बोलते हैं कपफर सेल, ब्रेन के अंदर हम इसको बोलते हैं माइक्रोग्लिया या माइक्रोग्लियल सेल। इनका मेन फंक्शन की अगर बात करें बेटा तो इसका फंक्शन है फैगोसाइटोसिस, मतलब कि इनगल्फ करना, इंटरनलाइज करना और डिस्ट्रॉय कर देना फॉरेन पार्टिकल्स को। एंटीजन प्रेजेंटेशन, ये सारा अगर आप इम्यूनोलॉजी से इफ़ यू आर लीस्ट अवेयर एंड यू आर नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, या ये सारी वो कैब आपको बहुत डिफिकल्ट लग रही है, तो आई मस्ट सजेस्ट कि आप इम्यूनोलॉजी की प्लेलिस्ट से गो थ्रू करो और सारे जो उसके वीडियोज है अच्छे से पढ़ो। एंटीजन प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जो भी सेल है जो मैक्रोफेज है वो किसी भी, मान लो कोई फॉरेन एंटीजन है, ये कोई बैक्टीरिया है, तो वो इसको इनगल्फ करेगा, इनगल्फ करने के बाद इसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करेगा और इसके एंटीजन को प्रेजेंट करेगा, दैट इज एंटीजन प्रेजेंटेशन। ठीक है। और ये एंटीजन प्रेजेंटेशन का फायदा क्या होगा? जब ये यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट करेगा तो ही टी सेल उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर पाएगा और उसके अगेंस्ट एक्ट करेगा। तो एक काम है फैगोसाइटोसिस करना, दूसरा काम है एंटीजन प्रेजेंटेशन करना। और ये एंटीजन प्रेजेंट कैसे करता है? थ्रू MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स जो कि टी हेल्पर सेल्स जिनको आइडेंटिफाई करते हैं। तीसरा काम है बेटा साइटोकाइन प्रोड्यूस करना। साइटोकाइन क्या है? साइटोकाइन सेल से निकलने वाले कुछ केमिकल्स हैं। ठीक है। जैसे कि IL-1, IL-6, मतलब कि इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ताकि ये सारे हमारे इम्यून सिस्टम को या हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को और ज़्यादा एक्टिवेट कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूट्रोफिल पे। न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो हमारे WBCs, ग्रैन्युलोसाइट है, इनको भी हम पॉलीन्यूक्लियर सेल या पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर बोलते हैं क्योंकि इनके न्यूक्लियस में 3 to 5 लोब्स होते हैं। ठीक है। तो ये कैरेक्टराइज बाय मल्टी लोब न्यूक्लियस, क्योंकि मल्टी लोब 3 से 5 लोब्स होते हैं। सबसे ज़्यादा अबंडेंट WBCs जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। शॉर्ट लिव्ड होते हैं, फ्यू डेज का लाइफ स्पैन होता है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, कहीं पे भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बॉडी के अंदर कोई फॉरेन बॉडी इन्वेड करेगी तो वहाँ पे सबसे पहले कौन लोकलाइज करेंगे? न्यूट्रोफिल। दे माइग्रेट टू द साइट्स ऑफ अक्यूट इन्फेक्शन, टिश्यू इंजरी, किसके रिस्पॉन्स में? केमिकल सिग्नल्स के रिस्पॉन्स में। किलिंग मैकेनिज्म, यूटिलाइज मल्टीपल एग्रेसिव मैकेनिज्म टू डिस्ट्रॉय द पैथोजन। डी ग्रैन्युलेशन, क्योंकि ये ग्रैन्युलोसाइट है, न्यूट्रोफिल के अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये अपने ग्रैन्यूल रिलीज कर देते हैं जो कि लाइजोजाइम या टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जिससे जो फॉरेन बॉडी है उसको किल कर सकते हैं, ऑक्सीडेटिवली बर्स्ट कर सकते हैं या नेटोसिस कर सकते हैं, मतलब एक्सट्रूशन ऑफ न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रैप्स मेड अप ऑफ DNA स्ट्रिंग्स कोटेड विद एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन टू कैप्चर एक्स्ट्रा सेल्यूलर माइक्रोब। मतलब कि जो सेल के बाहर माइक्रोब है उसको कैप्चर करने के लिए ये ट्रैप सेट कर सकते हैं, और वो ट्रैप्स किससे बने हुए होते हैं? एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये एट टाइम्स फैगोसाइटोसिस में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है बेटा डेंड्रिटिक सेल। डेंड्रिटिक सेल्स क्या होते हैं? लॉन्ग फिंगर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन इनमें होती है, मतलब डेंड्राइट्स होते हैं जो कि मैक्सिमाइज करते हैं इनका एरिया। बेसिकली डेंड्रिटिक सेल का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? ये प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। अब हम सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अभी मैंने आपको बताया था कि एंटीजन प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, कि किसी भी फॉरेन सेल को इनगल्फ करना। ठीक है। ये एक सेल है, इसने किसी फॉरेन एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करा, उसको ब्रेक करा और उसके एंटीजन को प्रेजेंट करा। ये काम के लिए सबसे ज्यादा स्पेशलाइज सेल हमारी बॉडी के अंदर कौन से हैं? डेंड्रिटिक सेल। वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट पोटेंट एक्टिवेटर्स ऑफ नेव टी सेल ड्यू टू हाई कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ऑफ MHC क्लास 2 एंड को स्टिमुलेटरी B7 एंड B2। इसका मतलब ये है बेटा, ये बहुत एक्टिवली MHC क्लास 2 पे एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, और जब ये एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे तो जो नेव टी सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करके उनमें सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा पेरिफेरल पॉपुलेट पेरिफेरल टिश्यूज एक्सपोज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू कैप्चर एंटीजन। आसपास के टिश्यूज के अंदर भी अगर एंटीजन कैप्चर करना हो तो या फिर लिम्फ नोड्स में एंटीजन कैप्चर करना हो तो उसमें भी डेंड्रिटिक सेल्स। नेक्स्ट है बच्चे कीमोकाइंस। कीमोकाइंस क्या होता है? कीमोकाइंस का मतलब वो केमिकल्स या वो
साइटोकाइंस जो हमारे सेल से रिलीज हो रहे हैं, अ लार्ज सम फैमिली ऑफ स्मॉल दैट इज 8 to 10 किलो डाल्टन स्ट्रक्चरली रिलेटेड साइटोकाइंस प्राइमरीली फंक्शन एज कीमो अट्रैक्टेंट। तो मतलब कि ये कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल है साइटोकाइन की तरह, लेकिन ये बहुत स्मॉल है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है सिर्फ 8,000 to 10,000 किलो डाल्टन के बीच में लाई कर रहा है। ये कीमो अट्रैक्टेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये एस्टैब्लिश करते हैं केमिकल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो ट्रैफिकिंग कराएगा WBCs की टुवर्ड इन्फ्लेमेटरी फोकाई। इसका मतलब जहाँ पे अगर कहीं पे भी बेटा साइट ऑफ इंजरी, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे WBCs या प्लेटलेट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो वहाँ पे ये सारे सेल्स कैसे पहुंचे? विद द हेल्प ऑफ कीमोकाइंस, क्योंकि कीमोकाइंस ही एक ऐसे केमिकल्स हैं, क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि गाइड कर रहे हैं ट्रैफिकिंग ऑफ WBCs को, ठीक है। उसके अलावा रिसेप्टर सिग्नलिंग एक्सर्ट देयर इफेक्ट बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक GPCR7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर लोकेटेड ऑन द सर्फेस ऑफ टारगेट ल्यूकोसाइट। ये क्या करते हैं बेटा? अगर आपने सेल सिग्नलिंग पढ़ी होगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वरना इसका ओवरव्यू का मतलब ये है कि अब मान लो एक सेल है, वहां से क्या रिलीज हुआ? कीमोकाइन, अ क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स रिलीज हुए। ये केमिकल्स क्यों रिलीज हुए? जाके किसी दूसरे सेल को इंस्ट्रक्ट करने के लिए। दूसरे सेल को इंस्ट्रक्ट करने को, जब भी एक सेल कोई मैसेज भेज रहा है और दूसरे सेल तक जा रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा सेल सिग्नलिंग या केमिकल सिग्नलिंग। अब जब ये मॉलिक्यूल यहाँ से निकल के दूसरे सेल पे जाएगा तो ये वहां जाके कैसे काम करेगा? तो वहां पे बेटा पहले से कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल क्लास ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं GPCR, ठीक है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। तो ये क्या करेंगे? जाके GPCR के साथ इन रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे और फिर आगे की जो सिग्नलिंग का काम होता है वो GPCRs करते हैं, ठीक है। सो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है डिफाइन इम्यूनोजेनिसिटी और उसके ट्रेट्स बताने हैं। तो इसमें भी हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें एंटीजन और उसकी प्रॉपर्टीज को हमने कवर करा हुआ है। इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब बेटा एंटीजेनिसिटी ही होता है। इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब इम्यूनोजेनिक होना, मतलब कि एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवाना। अगर एक एबिलिटी है किसी सब्सटेंस में, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, कोई माइक्रोब, कोई वायरस या कोई केमिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए और वो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोवोक कर दे, मतलब कि एक्टिवेट कर दे, जिससे हमारे B सेल, T सेल और बाकी की जो एंटीबॉडीज है वो उन फॉरेन सेल या फॉरेन बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिवेट हो जाए, उनके अगेंस्ट काम करना शुरू कर दें, मतलब कि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं। तो अगर हमारी बॉडी के WBCs, वेदर इट इज B सेल, T सेल या मैक्रोफेजेस या मोनोसाइट्स, अगर ये WBCs एक्टिवेट हो जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू एनी फॉरेन सब्सटेंस, तो वो फॉरेन सब्सटेंस बेटा क्या होगा? इम्यूनोजेनिक। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन सब्सटेंस एंटर होता है लेकिन हमारे WBCs वगैरह एक्टिवेट नहीं होते, क्योंकि वो फॉरेन सब्सटेंस जो था या तो वो उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम था या वो उतना ज़्यादा इम्यूनोजेनिक नहीं था, ठीक है। तो इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब है एबिलिटी कि हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोवोक कर सके, एक्टिवेट कर सके। ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजेंस। हमारी बॉडी में जितने भी इम्यूनोजेंस होते हैं जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देते हैं वो क्या होते हैं? एंटीजेंस। लेकिन सारे एंटीजेंस जो होते हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करें ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। कभी कभी क्या होता है बेटा, कुछ एंटीजेंस जो होते हैं ना उनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। लो मॉलिक्यूलर वेट होने की वजह से वो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाते, तो वो एंटीजन तो हैं बट दे आर नॉट इम्यूनोजेनिक। तो इम्यूनोजेनिक का मतलब है वो एंटीजन जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को प्रोवोक कर सके, एक्टिवेट कर सके। अगर हम बात करें ट्रेट्स ऑफ इम्यूनोजेंस की, कैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एक सब्सटेंस जाके इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवाएगा, वो डिपेंड करता है उसकी फॉरेननेस पे। जितना ज़्यादा वो नॉन सेल्फ होगा, जितना ज़्यादा वो हमारे सेल से, हमारे जीन से डिफरेंट होगा, उतना ही स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स वो जनरेट करवाएगा। मॉलिक्यूलर साइज, लार्जर मॉलिक्यूलर साइज होगा तो वो सुपीरियर इम्यूनोजेन है, मतलब लार्जर मॉलिक्यूलर साइज होगा तो वो हाईली इम्यूनोजेनिक होगा। लेकिन अगर उस एंटीजन का मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 10 के ए डेल्टन है, मतलब कि अगर 10,000 डेल्टन से कम है तो वो इम्यूनोजेनिक बहुत वीक है, मतलब वो एंटीजेनिक रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाता, और ऐसे एंटीजेंस को हम बोल देते हैं हैप्टेंस, ठीक है। तो जो एंटीजन जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम हो और हमारी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ना कर पाए उसको हम बोल देते हैं हैप्टेन। उसके अलावा बेटा आ जाता है केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी। हाई स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी इन्हांसेस इम्यूनोजेनिसिटी। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, मतलब मान लो 3 डिग्री 4 डिग्री जितना ज़्यादा होगा, या उसके अंदर हैवी या एरोमेटिक रिंग्स प्रेजेंट होंगी, तो उतना ज़्यादा वो इम्यूनोजेनिक होगा। डिग्रेबिलिटी एंड डोजेज। द सब्सटेंस मस्ट बी स्टेबल इनफ टू persist but capable of being enzymatically degrade by the antigen प्रेजेंटिंग सेल्स। अब अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन जा रहा है, एंटीजन का काम क्या है? एंटीजन का काम है कि इम्यून रिस्पॉन्स
जनरेट करवाना, बी सेल या टी सेल को एक्टिवेट करना। लेकिन अभी हमने पढ़ा था बेटा टी सेल कैसे एक्टिवेट होते हैं, जब एमएचसी मॉलिक्यूल्स अपने ऊपर एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे टी सेल आके इसके साथ एक्टिवेट होंगे। ठीक है, तो मतलब कि जो भी ये एंटीजन है वो ऐसा होना चाहिए कि ब्रेक डाउन हो जाए, डिग्रेड हो जाए, ताकि उसके एंटीजन को प्रेजेंट करा जा सके। तो उसका डिग्रेड होना जरूरी है सेल्स के अंदर, ताकि उसके पेप्टाइड्स, उसके जो एंटीजन हो वो प्रेजेंटेबल हो। ठीक है, और एक ऑप्टिमल कॉन्सेंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। मतलब कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन या कोई फॉरेन माइक्रोब एंटर कर रहा है बट बहुत कम अमाउंट में, तो जरूरी नहीं है कि वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ वेल लेबल स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन इट्स जनरल फीचर। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर का हमें बनाना है डायग्राम, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इजी क्वेश्चन, और उसके हमें स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम एंटीबॉडी डायग्राम पे आए तो बेटा आप पहले समझ सकते हो कि एंटीबॉडी डायग्राम जो होता है वो क्या होता है, इस तरीके का। यहाँ पे दो हेवी चेन है, ठीक है, दीज आर टू हेवी चेन्स एंड दीज आर टू लाइट चेन्स। हेवी चेन और लाइट चेन जो होती हैं ये आपस में कनेक्टेड होती हैं, जैसे यहाँ पे ये कनेक्टेड होंगी और यहाँ पे भी ये कनेक्टेड होंगी। तो ये कनेक्टेड कैसे होती हैं, ये कनेक्टेड होती है बेटा यहाँ पे एस एस लिंकेज होती है। तो बेसिकली यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज है जिससे बाइंड करनी है। ये चेन हमारे पास क्या है, हेवी चेन, ये चेन क्या है, लाइट चेन। ठीक है, अब इसका ये वाला पार्ट एंटीबॉडी करती क्या है, एंटीबॉडी बेसिकली एंटीजन के साथ बाइंड करती है। तो ये पार्ट जो होता है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। एंटीजन बाइंडिंग, जो भी एंटीजन होगा वो यहाँ के बाइंड करेगा। तो इस रीजन को हम बोल देते हैं FAB रीजन, और पीछे का रीजन होता है FC रीजन, क्योंकि वो क्रिस्टलाइज हो सकता है। ठीक है, जो भी हैवी चेन और लाइट चेन होती है, मान लो अगर ये एक लाइट चेन है तो इस लाइट चेन के अंदर एक रीजन वेरिएबल रीजन होगा और एक रीजन कांस्टेंट रीजन होगा। तो ये वाला पार्ट वेरिएबल रीजन होता है और पीछे वाला पार्ट कांस्टेंट रीजन होता है। सिमिलरली हैवी चेन में भी कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये पूरी है बेटा हैवी चेन, ये जो बड़ी वाली है, और उसके अलावा ये जो छोटी वाली है ये है लाइट चेन। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आगे का पार्ट है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट है, वहाँ पे बेसिकली अमीनो एंड होता है। ठीक है, जो पीछे का पार्ट है उसको हम FC रीजन बोलते हैं। FC रीजन, वहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखो ये स्ट्रक्चर बन रहा होता है, यहाँ पे हिंज बन रहा है। ये जो बीच में लिंकेज दिखाई हुई है ये कौन सा बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। दो हैवी चेन्स भी आपस में एक दूसरे से डाइसल्फाइड से कनेक्टेड है, और ये जो लाइट चेन्स है ये भी आपस में डाइसल्फाइड रीजन से कनेक्टेड है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बोला कि यहाँ पे वेरिएबल रीजन होता है और कांस्टेंट रीजन होता है। तो अगर हम देखें हैवी चेन का, ये हैवी चेन है। ठीक है, हैवी चेन का ये वाला जो पार्ट है, जो आगे का पार्ट होगा वो क्या होगा, वेरिएबल रीजन, और ये जो CH मार्क करा हुआ है मतलब ये जो पीछे का पार्ट है ये क्या है, कांस्टेंट रीजन। उसी तरह अगर हम लाइट चेन की बात करें तो लाइट चेन के अंदर भी आप देखोगे कि ये है VL मतलब कि वेरिएबल रीजन ऑफ द लाइट चेन, CL मतलब कि कांस्टेंट रीजन ऑफ द लाइट चेन। ठीक है, सो बेसिकली ये वाई शेप ग्लाइकोप्रोटीन होता है। दो आइडेंटिकल हेवी चेन होती है, दो आइडेंटिकल लाइट चेन होती है जो ज्वाइंट होती है डाइसल्फाइड लिंकेज से। यहाँ पे मेन दो काम है, एक तो एंटीजन एंटीबॉडी फ्रेगमेंट है जो आगे की तरफ होता है टिप पे, और जो पीछे का एंड जो बेस की तरफ होता है वो FC रीजन, क्योंकि वो क्रिस्टलाइजेबल होता है। ठीक है, वेरिएबल रीजन जो होता है वो वाई टिप आगे की तरफ प्रेजेंट होता है, जिसमें हाइपर वेरिएबल अमीनो एसिड मतलब अलग अलग अमीनो एसिड के सीक्वेंस होते हैं, तभी वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन जो है वो बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यही रीजन है जो अलाउ करता है एंटीबॉडी को कि वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करे और उसके साथ बाइंड करे। कांस्टेंट रीजन जो होता है वो फॉर्म द ट्रंक मतलब वो पीछे का पार्ट बना रहा होता है, लोअर स्टेम ऑफ द आर्म्स। दिस रीजन डिटरमाइन द एंटीबॉडी क्लास, इसकी वजह से एंटीबॉडी की क्लास डिटरमाइन होती है। एंटीबॉडी की बेटा 5 क्लासेस होती हैं, एंटीबॉडी G, M, A, E, D। अगर वहाँ पे गामा चेन है तो G बन जाएगी, अगर वहाँ पे डेल्टा चेन है तो एंटीबॉडी D बन जाएगी, एंड सो ऑन। अपार्ट फ्रॉम दैट आता है हिंज रीजन। हिंज रीजन एक ऐसा रीजन है मतलब जहाँ बीच में वाई का बेंड आ रहा है वो हिंज रीजन है। वहाँ पे फ्लेक्सिबल अमीनो एसिड सीक्वेंस जो है वो फाइंड मतलब प्रेजेंट होते हैं, वो FAB और FC रीजन के बीच में आ रहा होता है, जिसकी वजह से आर्म्स जो है वो इजीली थोड़ा सा फ्री टू मूव होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गिव एन ओवरव्यू ऑफ ड्रेयर एंड बेनेट प्रपोज द मैकेनिज्म ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ एंटीबॉडी। ड्रेयर एंड मैकेनिज्म ने प्रपोज करा था कि जो एंटीबॉडीज होती हैं वो इतनी डाइवर्स कैसे हो सकती है। मतलब क्योंकि हमारी बॉडी में अगर कोई भी एक माइक्रोब कोई भी एक बैक्टीरिया एंटर करेगा तो उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगी। तो इतनी डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियाज के अगेंस्ट डिफरेंट डिफरेंट एंटीबॉडीज बनती है। तो इतनी जो वेरिएशन, इतना जो डाइवर्सिटी हमें एंटीबॉडी में दिख रही है या मिल रही है, इसका रीजन क्या है, ये किसने फाइंड आउट करा था, ये फाइंड आउट करा था बेटा ड्रेयर एंड बेनेट ने। उनका हाइपोथेसिस था कि सिंगल एंटीबॉडीज पॉलीपेप्टाइड चेन इज एनकोडेड बाय 2 सेपरेट जीन। उन्होंने कहा था एक
जो चेन होती है ना, वो 2 जीन से बनती है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। यही अभी हमने कहा कि अगर ये हेवी चेन है तो इसका एक रीजन होगा वेरिएबल और एक रीजन होगा constant. It suggested that multiple V and single C combine at the DNA level to produce complete immunoglobulin. उन्होंने कहा अलग अलग वेरिएबल रीजन कंबाइन करते हैं लेकिन कांस्टेंट रीजन जो होता है वो एक ही होता है, ठीक है। वेरिएबल में, वेरिएबल वर्ड इट सेल्फ सेज बेटा, वेरिएबल मतलब जिसमें वेराइटी है, जिसमें ज़्यादा चेंजेस हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। बिफोर देयर हाइपोथेसिस द प्रिवेलिंग जेनेटिक प्रिंसिपल वाज वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। इससे पहले माना जाता था एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एक पॉलीपेप्टाइड है, ये जो एक हैवी चेन है, एक पॉलीपेप्टाइड के लिए कितने जीन्स प्रेजेंट है, 2 जीन्स प्रेजेंट है। इम्यूनोलॉजिस्ट वर पजल्ड बाय हाउ द बॉडी कुड प्रोड्यूस मिलियन ऑफ डिस्टिंक्ट एंटीबॉडीज व्हेन द जीनोम सिंपली वाजंट लार्ज इनफ। हमारी बॉडी का जीनोम इतना बड़ा नहीं है लेकिन एंटीबॉडीज की वैरायटी, मतलब हमारी बॉडी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इसको किसने स्टडी करा था, ड्रेयर एंड क्लॉड ने, क्लॉड बेनेट ने, बेसिकली बेनेट ने। 2 जीन्स 1 पॉलीपेप्टाइड, तो उन्होंने बोला था एन एंटीबॉडी लाइट चेन और हेवी चेन जो होती है वो कोड होती है 2 सेपरेट जीन से जो उनको ज्वाइन करते हैं ताकि वो एक सिंगल कंटिन्यूस मैसेज की तरह बन जाए। मतलब एक वेरिएबल रीजन होगा, एक कांस्टेंट रीजन होगा जो आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। मल्टीपल वी रीजन सिंगल सी जीन, सॉरी मल्टीपल वी जीन एंड सिंगल सी जीन, जो वेरिएबल रीजन है उसके लिए मल्टीपल जीन होंगे। दे हाइपोथाइज दैट जर्म लाइन कैरीज 100 ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल रीजन जीन्स। मतलब कि हमारी जर्म लाइन के अंदर बहुत सारे वेरिएबल रीजन के जीन्स होते हैं बट एक ही कॉपी प्रेजेंट होती है कांस्टेंट रीजन के जीन के लिए फॉर अ सिंगल एंटीबॉडी। इसका सिग्निफिकेंस, इसका फायदा क्या था, देयर आइडिया वाज इनिशियली मेट विद स्केप्टिज्म, मतलब एक डाउट था कि क्या ये बात सही है, बट इज वायलेटेड द एस्टैब्लिश्ड वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड रूल। हाउएवर दिस थियोरेटिकल फ्रेमवर्क लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न मॉलिक्यूलर इम्यूनोलॉजी, क्योंकि इन्होंने एक पहले से आ रहे हुए कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट एक रूल बनाया था। पहले एक कॉन्सेप्ट था वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, मतलब जो एक जीन है वो एक ही पॉलीपेप्टाइड बनाएगा या एक पॉलीपेप्टाइड एक ही जीन से बनेगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या थ्योरी मिल रही है कि एक पॉलीपेप्टाइड के लिए 2 जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, एक वेरिएबल रीजन के लिए और एक कांस्टेंट रीजन के लिए, ठीक है। सो there was another scientist, Tonegawa, provided the definitive experimental proof using restriction enzyme and DNA hybridization technique. उन्होंने experimentally इस चीज़ को prove करा था, इस पर study करा था, restriction enzyme लिए जिससे DNA को cut करा, उसके अलावा hybridization करी। He demonstrated that DNA in embryonic cell and mature B cell is structurally different, proving that V and C gene segment physically rearrange and fuse together during B cell development. उन्होंने दिखाया कि embryonic development के time पे और mature B cells के अंदर जो वेरिएबल रीजन होता है वो अलग अलग होता है क्योंकि वो आपस में रीअरेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम बात करें कि बेनेट और ड्रेयर ने क्या थ्योरी दी थी, तो मेन उनकी थ्योरी कौन से ईयर में आई थी, 1965 में, कि कैसे एक जीनोम जो है वो डिस्टिंक्ट वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन्स बनाता है। तो उनकी मेन जो थ्योरी थी वो थी 2 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। और इसी थ्योरी ने चैलेंज करा था 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड डॉग्मा को, ठीक है। द hypothesis asserted that a single constant region gene exists alongside a vast library of separate variable region gene. उन्होंने कहा था कि constant region का तो एक ही जीन होता है लेकिन variable region के बहुत सारे genes present होते हैं। Apart from that somatic rearrangement, they postulated that during the differentiation and maturation, one of the V gene is physically rearranged and joined to single C gene at the DNA level. उन्होंने कहा कि बाद में ये जो V जीन है वो आके C जीन के साथ अटैच हो जाता है जिसकी वजह से बेटा वो एक वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन वाले पॉलीपेप्टाइड जो है वो ज्वाइन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट आर द फेट ऑफ बी सेल लिम्फोसाइट। बी सेल लिम्फोसाइट का फेट क्या होता है, तो बी सेल लिम्फोसाइट या बी सेल रिसेप्टर्स से अगर हम स्टार्ट करें, और नेव सेल, नेव सेल का मतलब क्या होता है बेटा, आप ये मान सकते हो नेव सेल जिनको अभी तक एंटीजेनिक एक्सपोजर नहीं मिला, मतलब अभी तक वो किसी एंटीजन के साथ बाइंड नहीं करे। तो जब तक फर्स्ट टाइम जब वो बी सेल, कोई भी बी सेल जो है, बी लिम्फोसाइट जो है, जब वो फर्स्ट टाइम बाइंड कर रहे हैं तब तक हम उसको क्या बोलेंगे, नेव सेल। इंटरैक्ट विद द स्पेसिफिक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट ऑफ एन एंटीजन, तो ये जो नेव बी सेल है ये किसी एक स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। स्पेसिफिक बी सेल प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन, और उसी एक टाइप के बी सेल्स जो है वो बार बार बनेंगे। ये टॉपिक बेटा अगर आपको क्लोनल सिलेक्शन पता है या आपने क्लोनल सिलेक्शन देखा हुआ है तो ये आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बहुत अलग अलग टाइप के बी सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। इस बी सेल के ऊपर मान लो ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, इस बी सेल के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है वो कुछ सर्कुलर फॉर्म में, और इस बी सेल के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है वो ऐसे स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है। अब ये जब बाइंड करेंगे, अब मान लो यहाँ पे अगर कोई फॉरेन एंटीजन है,
ठीक है। इसका जो इसके ऊपर जो एंटीजन है वो इस टाइप से है, ठीक है। तो अब अगर आप सोचो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन सा वाला बी सेल जो है वो इस एंटीजन के साथ बाइंड करेगा, ये वाला बी सेल, क्योंकि इसके ऊपर जो रिसेप्टर है वो ट्राइंगल शेप का और इसके साथ वो बाइंड हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है, ऐसे बहुत सारे बी सेल्स होते हैं, उनमें से एक जो एंटीजन के साथ बाइंड करता जा रहा है, अब ये प्रोलिफरेट करेगा, मतलब इसी के यही वाले बी सेल्स जो है वो और ज्यादा बढ़ते रहेंगे, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। उसके बाद क्या होगा, वो डिफरेंशिएट होगा। अब ये बी सेल दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनेंगे, कुछ इनमें से बन जाएंगे इफेक्टर बी सेल मतलब कि प्लाज्मा सेल, और कुछ सेल्स बन जाएंगे मेमोरी बी सेल्स, ठीक है। इफेक्टर बी सेल का काम मेन बेटा होता क्या है, बी सेल का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना, और वो किसके थ्रू करते हैं, प्लाज्मा सेल के थ्रू। तो ये जो बी सेल्स हैं ये चेंज होंगे किसमें, प्लाज्मा सेल्स में, और फाइनली बनाएंगे एंटीबॉडीज। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ बी सेल्स जो है वो हमारी बॉडी में मेमोरी सेल बी सेल्स बन जाएंगे, ताकि वो इस रिस्पॉन्स को याद रखेंगे, और नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ बैक्टीरिया या सेम रिस्पॉन्स जनरेट करना होगा तो वो रिस्पॉन्स और विग्रेसली और जल्दी होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें डेवलपमेंट एंड सेंट्रल सिलेक्शन, बी सेल्स जो होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं बोन मैरो में, और फिर धीरे धीरे करके वो बोन मैरो से एलिमिनेट होते हैं, मतलब उनकी क्लोनल डिलीशन होती है, मॉडिफाइड वाया रिसेप्टर एडिटिंग और इनएक्टिवेटेड वाया एनर्जी। पेरिफेरल माइग्रेशन, ये जो इमेच्योर बी सेल्स है ये कहाँ जाएंगे, ब्लड में आ जाएंगे, बोन मैरो से निकल के ब्लड में आएंगे, और ब्लड के बाद जो बी लिम्फोसाइट होते हैं बेटा वो ज्यादातर जाते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन में, जैसे कि स्प्लीन में और लिम्फ में, ठीक है। बी सेल्स की डिफ्रेंसिएशन जो है वो यहाँ पे लिम्फॉइड ऑर्गन में जाके कंप्लीट होगी। अब क्या होगा, जो नेव बी सेल्स है जो कि लिम्फॉइड टिश्यूज में प्रेजेंट थे, जब वो फर्स्ट टाइम एंटीजन के साथ बाइंड करेंगे, ठीक है, जब तक वो एंटीजन के साथ बाइंड नहीं कर रहे तब तक वो नेव है, अब जब वो एंटीजन के साथ बाइंड करेंगे तो वो डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाएंगे। एक्टिवेशन एंड क्लोनल एक्सपेंशन, बाइंडिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एंटीजन टू बी सेल रिसेप्टर ऑफन सप्लीमेंटेड बाय टी सेल co-stimulation triggers cellular activation, entry into the cell cycle and rapid clonal proliferation। इसका मतलब ये है कि जब बी सेल रिसेप्टर जो है वो किसी एंटीजन के साथ बाइंड करेगा तो साथ में टी सेल भी काम करना शुरू कर देगा, और टी सेल इसको हेल्प करेगा कि अपने सेलुलर सेल को एक्टिवेट करे, और क्लोनल सिलेक्शन जैसे मैंने आपको बताया कि वो स्पेसिफिक बी सेल जो उस एंटीजन के साथ बाइंड कर रहे हैं वो और ज़्यादा पॉपुलेट होने लग जाएगा, उसका नंबर बढ़ने लग जाएगा। फाइनली जब वो बी सेल क्या हो रही है, एक्टिवेट हो रहे हैं, और उनकी क्लोनल सिलेक्शन मतलब आप सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हो कि उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उनका नंबर जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। अब वो जो बी सेल थे वो मेनली दो फेट्स उसके हो सकते हैं, दो वो बन सकते हैं, उनमें से कुछ बन सकते हैं प्लाज्मा सेल और कुछ बन सकते हैं मेमोरी बी सेल। जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड या लॉन्ग लिव्ड कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनका मेन काम क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना, ठीक है। और मेमोरी बी सेल्स होते हैं वो क्विसेंट सेल्स होते हैं, मतलब साइलेंट स्टेज में रहते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं, उनके अंदर हाई एफिनिटी होती है, बट वो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट एक्सपोजर के टाइम पे ही एक्टिवेट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चे, रीजन फॉर एमएचसी पॉलीमॉर्फिज्म। एमएचसी पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, सबसे पहले समझो एमएचसी क्या होता है। एमएचसी होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब कि हमारे पास कुछ सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट है जो हमें डिसाइड करने में हेल्प करते हैं सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ। एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन की बॉडी में मान लो ब्लड ट्रांसफर करना है या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, तो वो मैच करते हैं ना, क्रॉस मैच करते हैं, मैच करते हैं कि ये ब्लड मैच हो रहा है या नहीं, ये ऑर्गन मैच हो रहा है नहीं, तो कैसे मैच करते हैं, एमएचसी मॉलिक्यूल से, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जिसको एचएलए बोलते हैं, मतलब ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ठीक है। अब वो मैच क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि क्या दोनों के पास जीन्स प्रेजेंट है, और बहुत कम लोगों के अंदर वो क्लोजली मैच हो रहा होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, अब अगर हम ह्यूमंस में ही बात करें तो अगर हम ये एचएलए एंटीजन को या एमएचसी मॉलिक्यूल को स्टडी करें तो हर ह्यूमन के जो एमएचसी मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत डिफरेंट होंगे, वो इजीली मैच नहीं करेंगे। तो ऐसा क्या रीजन है कि हमें इतना सारा जो वेरिएशन है, जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो देखने को मिल रहा है। एमएचसी आर हाईली पॉलीमॉर्फिक ड्यू टू थ्री रीजन, मल्टीपल जीन लोकाई, क्योंकि बहुत सारी जीन लोकाई हैं इनकी, मल्टीपल अलील है फॉर डिफरेंट लोकाई, प्लस को डोमिनेंट एक्सप्रेशन है। को डोमिनेंट एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि कुछ एक जीन हमें मदर से मिला, एक जीन हमें फादर से मिला, और ये दोनों ही जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो यहाँ पे डोमिनेंट या रिसेसिव नहीं होता, यहाँ पे को डोमिनेंस हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सो सबसे पहला रीजन है मल्टीपल जीन लोकाई। एमएचसी क्लास 1 एंड क्लास 2 मॉलिक्यूल्स आर इनकोडेड बाय मल्टीपल जीन लोकेटेड एट डिफरेंट लोकाई, जैसे एचएलए ए होता है, एचएलए बी होता है, एचएलए फिर डीपी डीक्यू, अलग अलग लोकाई होते हैं, ठीक है। तो दीज मॉलिक्यूल्स आर इनकोडेड बाय मल्टीपल जीन लोकाई एट डिफरेंट लोकाई, एट मल्टीपल जीन्स एट डिफरेंट लोकाई, ईच लोकस कोड्स फॉर अ सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल जीन। हर एक लोकस जो है
वो अलग थोड़ा मिलता जुलता बट डिफरेंट चेन को एनकोड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट रीजन है मल्टीपल अलील फॉर डिफरेंट लोकाई, मतलब कि अब अलग अलग अलील्स प्रेजेंट है अलग अलग लोकाई पे। इन अ पर्टिकुलर लोकस सेवरल अलील्स एनकोड प्रोडक्ट्स दैट डिफर फ्रॉम वन अनदर। हमने कहा पहले तो डिफरेंट जीन है और उन पे अलग अलग लोकाई है। अब जहाँ पे अलील प्रेजेंट है वहां पे भी अलग अलग अलील प्रेजेंट है और बहुत सारी लोकाई मतलब बहुत सारी पोजिशंस प्रेजेंट है जिससे वो डिफरेंट चेन्स बना रहे हैं एंड दैट चेन्स आर नॉट आइडेंटिकल दो दे आर सिमिलर बट नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल। उसके बाद कोडोमिनेंट एक्सप्रेशन, मतलब कि वन हेलोटाइप इज रिसीव फ्रॉम द मदर द अदर फ्रॉम द फादर और दोनों ही जो है वो इक्वली एक्सप्रेस होंगे। तो ये तीन रीजन है जिसकी वजह से एमएचसी में हमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारा है कंपेयर करना है टी सेल रिसेप्टर को और इम्यूनोग्लोबिन को। इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब होता है एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी का जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर देखा। टी सेल रिसेप्टर क्या होता है, जैसे सेल होता है, ये टी सेल है, टी सेल के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है। ये रिसेप्टर भी बेटा पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ होता है, आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज से ज्वाइंट होते हैं। तो कुछ कुछ के देखने में सिमिलर लगते हैं बट दे आर डिफरेंट। तो अगर हम बात करें इम्यूनोग्लोबुलिन की मतलब एंटीबॉडी की और टी सेल रिसेप्टर की, एंटीबॉडी 4 चेन से बना हुआ है, 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है। लेकिन टी सेल रिसेप्टर सिर्फ 2 चेन से बना हुआ है, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है, या फिर कभी कभी गामा और डेल्टा हो जाती है। एंटीजन इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो रिकॉग्नाइज करता है नेटिव एंटीजन को, प्रोटीन को, लेकिन टी सेल रिसेप्टर प्रोसेस्ड एंटीजन को, मतलब एमएचसी मॉलिक्यूल जब एंटीजन को प्रेजेंट कर देंगे उसके बाद ही टी सेल उनको रिकॉग्नाइज कर पाएगा, ठीक है। एंटीबॉडीज जो होती है बेटा वो मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकती है और फ्री भी हो सकती है, लेकिन टी सेल रिसेप्टर हमेशा मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, वो हमेशा टी सेल की सरफेस पे बाइंड होंगे, ठीक है। बाइंडिंग साइट्स, टी सेल की बाइंडिंग साइट मोनोवैलेंट, मतलब कि वो एक ही साइड से बाइंड करेगा एंटीजन के साथ। लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन में अभी हमने देखा जैसे वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, तो एक साइड इधर है एक साइड इधर है, तो एटलीस्ट ये बाईवैलेंट है, मतलब कि 2 साइड से ये एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं। यहाँ पे सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन होती है, ठीक है, लेकिन टी सेल्स के अंदर सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन नहीं होती। एंटीबॉडी की अलग अलग टाइप्स होती हैं, क्लास स्विचिंग होती है, जैसे आईजीएम, जी, ए, डी, अलग अलग एंटीबॉडीज के टाइप है, लेकिन ऐसा कुछ टी सेल रिसेप्टर्स में नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन और टी सेल रिसेप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एक्सप्लेन द रोल ऑफ साइटोकाइन इन टी सेल डेवलपमेंट। साइटोकाइंस का क्या रोल होता है टी सेल टी लिम्फोसाइट की डेवलपमेंट में। तो अगर हम बात करें साइटोकाइनिन बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर, इंटरल्यूकिन, इंटरफेरॉन गामा, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर, और इंटरल्यूकिन में भी 1 2 3 4 देयर आर डिफरेंट क्लासेस। लेकिन अगर हम टी सेल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सबसे पहले आता है बेटा अर्ली सर्वाइवल एंड पॉलिफरेशन, मतलब कि इंटरल्यूकिन 7 IL-7 जो है वो कहाँ से रिलीज होता है, थाइमिक स्ट्रोमल से, मतलब कि जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमिक ग्लैंड है, उसके स्ट्रोमा रीजन से रिलीज हो रहा है IL-7। और ये क्या कर रहे हैं, ये सर्वाइवल, प्रोलिफरेशन और डिफ्रेंसिएशन कर रहा है डबल नेगेटिव थाइमोसाइट्स का, मतलब कि जो थाइमोसाइट्स मतलब कि टी सेल्स के जो डबल नेगेटिव टी सेल्स होते हैं उनको ये सर्वाइव करने में, प्रोलिफरेट मतलब कि उनको मल्टीप्लाई करने में, उनका नंबर्स इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद लाइनेज कमिटमेंट, अभी तक ये जो सेल थे वो डबल नेगेटिव थे, मतलब कि ये नेव सेल्स है, ये अभी तक एंटीजन के साथ एक्सपोजर इनका नहीं हुआ। साइटोकाइन सिग्नलिंग pathway works in tandem with membrane knot ligands to force lymphoid progenitors to commit to the T cell lineage rather than B cell और NK cell fate। अब अभी हमने जब हिमाटोपोइसिस पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो लिम्फोब्लास्ट होते हैं वो टी सेल भी बन सकते हैं, बी सेल भी बन सकते हैं और NK सेल्स भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कमिटमेंट जो आएगा कि वो जो लिम्फोब्लास्ट है, ठीक है, वो जो लिम्फोब्लास्ट है वो सिर्फ और सिर्फ टी सेल ही में ही डेवलप हो, ये भी स्पेसिफिक साइटोकाइंस की वजह से होगा, ठीक है। तो ये लिम्फोइड प्रोजेनेटर्स को कमिट करेंगे कि वो टी सेल्स बने और बी सेल और एनके सेल्स ना बने। तो फेट डिटरमाइन करने में भी साइटोकाइंस का ही रोल है, ओके। उसके बाद आ जाता है द डिफरेंशिएशन कंट्रोल इन पेरिफेरल सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू, स्पेसिफिक साइटोकाइन डायरेक्ट मैच्योर नेव CD4 टी सेल्स इनटू स्पेशलाइज्ड हेल्पर सबसेट। अब क्या होता है, जो टी सेल्स होते हैं ना बेटा, टी सेल्स डेवलप हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, डिफरेंशिएट हो रहे हैं। टी सेल भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे टी हेल्पर सेल, उसमें भी टी हेल्पर 1 होता है, टी हेल्पर 2 होता है, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं। तो ये जो टी सेल्स है, अब टी सेल्स तो बन गए, ठीक है, लेकिन ये कौन से टाइप के टी सेल्स बनेंगे उसके लिए भी इनको कौन हेल्प कर रहा है, उसके लिए भी हेल्प कर रहा है साइटोकाइन, ठीक है। तो IL-12 इंटरल्यूकिन 12 या इंटरफेरॉन गामा जो है वो टी सेल्स को डिफरेंशिएट करता है TH1 बनने में, टी हेल्पर सेल्स 1 बनने के लिए। इंटरल्यूकिन 4 जो है वो डिफरेंशिएट करता है इनको TH2 सेल्स में। इंटरल्यूकिन 6 और TGF बीटा जो है वो प्रमोट करता है इनको TH17 सेल्स बनने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो साइटोकाइंस है वो डिफरेंट स्टेजेस में हेल्प करते हैं टी सेल्स के कमिटमेंट में, डिफरेंशिएशन में और डेवलपमेंट में।
सो विद दिस बेटा आई विल एंड दिस लेक्चर ओवर हेयर ओनली। इसके आगे का पार्ट जो है वो हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ जून 23 का पेपर। सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी एंड यस जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज इम्यूनोलॉजी की हैं वो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।